Welcome back everyone. Now we are starting with the elements of insurance contract. एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या एलिमेंट होते हैं हम उन्हें अब देखने वाले हैं इस सेशन में। ठीक है, तो द मेन एलिमेंट ऑफ इन लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर, सबसे पहले contract should be valid. The life insurance contract must have all essentials of a valid contract. एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए कुछ एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। अभी मैं बात कर रही हूँ एक कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, जो एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, अगर वो प्रेजेंट है तो हम लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक करके पहले समझने वाले हैं कि एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, प्री कंसेंट, कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड देन लॉफुल कंसीडरेशन विद लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल कंसीडरेशन विद लॉफुल ऑब्जेक्ट, तो ये हम देखने वाले हैं। अब कुछ समझ तो आया नहीं होगा, मैंने जस्ट एक एज प्लेन रीडिंग लगाई है, प्लेन रीडिंग में तो नहीं आएगा, तो हम इसे अब एक एक करके समझने वाले हैं। लेट्स गो टू आवर हैंड रिटन नोट्स, द पिक्टोरियल वन। तो सबसे पहला एलिमेंट है फ्री कंसेंट। यहाँ पे क्या लिखा है अपने पास, पहला एलिमेंट फ्री कंसेंट लिखा है, राइट। तो हम इसे देखने वाले हैं। फ्री एक मिनट, सबसे पहला एलिमेंट अपने पास है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का। सबसे पहले क्या है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे एक मिनट, हाँ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस अपने पास यहाँ पे है, हाँ ठीक है। एलिमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के पास चार एलिमेंट है जो कि हमें ध्यान में रखने हैं, जो कि आपकी बुक में दिए गए हैं। फर्स्ट है फ्री कंसेंट, देन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, देन कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉफुल कंसीडरेशन। ये चार एलिमेंट है। अब वन बाय वन हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का। तो एक मेरे पास रोहित है, जिसके पास क्या है, खतरों के खिलाड़ी वाली बाइक है। ठीक है, रोहित के पास बाइक है। अब इस बाइक से उसका क्या हो गया, मन भर गया। तो अब ये इसको बेचना चाहता है। तो ये बाइक जो है ऑफर में निकालते हैं कि यस आई वांट टू सोल्ड दिस बाइक, आई वांट टू सेल दिस बाइक। अब कोई मिन्नी नाम की लड़की होती है, यहाँ पे कौन है, रोहित। रोहित ने बाइक को क्या कर दिया, ऑफर टू सेल में निकाल दिया। अब कोई मिनी नाम की लड़की है, वो क्या देती है इसको, एक्सेप्टेंस, कि मैं बाइक खरीदूंगी। क्या इससे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पूरा हो जाएगा? मतलब ठीक है, मैंने बोला ऑफर निकल चुका है, उसने बोला हाँ मैं खरीद लूंगी, ऐसे नहीं होता है। हमें प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है और उस कॉन्ट्रैक्ट में क्लोजेस डालने पड़ते हैं। अब देखो, जैसे कि रोहित ने बोला आई विल सेल माई बाइक फॉर रुपीज 30,000। ये क्या हो गया, ऑफर। उसने ऑफर क्या रखा है कि जो बाइक है वो 30,000 में बेचने वाला है, सेकेंड हैंड है, 30,000 में बेचने वाला है वो बाइक को। अब मेन बात यहाँ पे आती है। अब मिन्नी क्या बोलती है, मिन्नी बोलती है एक तो केस ये है कि यस आई विल बाय दिस बाइक एट 30,000। अब इसकी हिंदी ट्रांसलेशन करे तो क्या होगा, हाँ मैं बाइक खरीदूंगी 30,000 में। ठीक है, उसने ये बोला। फिर नेक्स्ट केस क्या बन सकता है, यस आई एग्री टू बाय दिस बाइक एट 30,000। इसकी हिंदी क्या होगी, हाँ मैं वादा कर रही हूँ, मैं वादा करती हूँ बाइक खरीदने का। फर्स्ट में मैंने इसको, अगर जो भाई इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो कह रहे होंगे ठीक है मैडम दोनों सेम ही तो सेंटेंस है, बस ये फ्यूचर की बात कर रहा है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। तुम्हें पता नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनीज में ऐसी लैंग्वेज के ऊपर ही लड़ाई होती है, ऐसी लैंग्वेज पे ही एडवोकेसी होने लगती है, लॉयर को बिठाते हैं वो, कि इसने तो कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था बट इसका मतलब तो ये है, आप ये कैसे बोल सकते हो, इंटरप्रिटेशनल इश्यूज आ जाते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे उसी का ही थोड़ा सा एक वर्जन मैं लेके आई हूँ, बहुत छोटा सा। इसने क्या बोला मिनी ने, ये इसने बोला कि उसने तो बोल दिया ठीक है बाइक बेच रहा हूँ मैं। मिनी ने क्या बोला, खरीदूंगी। मतलब मुझे तो ऐसे पता नहीं चला ना कब खरीदेगी, आज खरीदेगी, कल खरीदेगी, परसों खरीदेगी, पता ही नहीं चल रहा मुझे तो। मतलब ये क्या है, एम्बिगुअस स्टेटमेंट है, यानी इस स्टेटमेंट का कोई रेलिवेंस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे को एक रिजिडिटी मिल ही नहीं रही।
मेरे को एक सर्टेनिटी मिल नहीं रही कि कब ये बाइक को खरीदने वाली है, तो यहाँ पे जो ये क्लोज है वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड। क्या हो जाएगा, इनवैलिड, यानी कि यहाँ पे एक्सेप्टेंस तो मिली ही नहीं। यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ ऑफर रखा गया। ये अपना था केस वन। केस टू अपने पास क्या है कि यस आई एग्री टू बाय दिस बाइक एट ₹30। उसने हाथों हाथ बोल दिया ठीक है मैं खरीदती हूँ इस बाइक को 30,000 में। उसने बोल दिया। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हाँ ये बोल रही है खरीदने की, खरीद ही रही है मुझसे, कि आई एग्री टू बाय, यानी मैं सहमत हूँ आपसे बाय करती हूँ इस बाइक को। तो ये क्या हो गया, मेरे पास वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी यहाँ पे मुझे पता है हाँ ये खरीद रही है। और वहां पे ये था कि मुझे पता ही नहीं चल रहा कि खरीदेगी कब। तो ये क्या है, सेकंड केस में अपने पास क्या हो रही है, एक्सेप्टेंस हो रही है। ठीक है, ये ऊपर मैंने लिखा भी है, इज दिस एक्सेप्टेंस। क्या एक्सेप्टेंस होगी, फर्स्ट केस में एक्सेप्टेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि मुझे टाइम पीरियड पता ही नहीं चल रहा कब खरीदेगी। सेकंड में उसने बोला हाँ मैं सहमत हूँ मैं खरीदती हूँ बाइक, तो ये क्या हो गया, एक्सेप्टेंस। तो ये अपने पास क्या है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का मतलब है कि आपको अब अलग अलग मीनिंग नहीं निकालने पड़ रहे हैं किसी चीज के, आपको एक मीनिंग मिल चुका है कि हाँ ठीक है, एट लास्ट जो डील मैं करने आया था, मुझे बाइक बेचने 30,000 में, सामने वाला भी मुझे 30,000 दे रहा है और बोल रहा है कि हाँ मैं खरीद रही हूँ बाइक। ठीक है, देन उसके बाद है नेक्स्ट अपने पास एलिमेंट है फ्री कंसेंट का। कंसेंट का मतलब तो आपको पता ही है क्या होता है। कंसेंट मतलब कि किसी चीज को लेके एग्री करना, लेकिन जो अग्री करना है, सहमत होना है, वो क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। मैंने किसी के दबाव में आके कंसेंट नहीं दी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे फ्री कंसेंट के बारे में पढ़ते हैं हम। फ्री कंसेंट क्या है, मान लो एक लैंड एग्रीमेंट था जिसमें ऑफर निकाला गया कि लैंड फॉर सेल 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 सेल। ठीक है, मेरे को क्या बेचना है, अपनी जमीन बेचनी है। अब यहाँ पे मेरे पास दो पार्टीज है, एक तो है मिस्टर ए और एक मिस्टर बी। मिस्टर ए क्या बोलते हैं, भाई जल्दी साइन कर, जल्दी साइन कर, नहीं तो गोली लगेगी। मतलब प्रॉपर्टी किसकी थी, मिस्टर बी की प्रॉपर्टी थी वो। अम, हाँ मिस्टर बी की प्रॉपर्टी थी। और ये जो है मिस्टर ए उसको कम दाम में खरीदना चाहता था, बी मान नहीं रहा था कम दाम के लिए, कम कॉस्ट के लिए। तो अब ए को तो जो प्रॉपर्टी है वो काफी अच्छी लग रही थी, लोकेशन बहुत अच्छी थी, उसको अपना शॉपिंग मॉल खोलना था उधर। ठीक है, तो अब इसको किसी भी हालत में वो प्रॉपर्टी चाहिए ही चाहिए थी। मिस्टर ए ने क्या किया, गुंडों को बुलवाया, बोला कर रहा है साइन अग्रीमेंट पे, या फिर भगवान के डेथ डॉक्यूमेंट पे साइन करवाना है तेरा डेथ सर्टिफिकेट। तो मिस्टर ए उसको ऐसे डरा धमका के क्या करता है, लैंड पे साइन करवा लेता है। तो ये भी क्या है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि आपने जोर जबरदस्ती की है, उसको धमकी दिया मारने की। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, ये किस चीज का एग्जाम्पल था, थ्रेटन का। तो यहाँ पे फ्री कंसेंट मेरी नहीं है, मैंने किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में आके क्या किया है, अग्रीमेंट को साइन किया है। देन उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, सेकंड हमने पढ़ लिया फ्री कंसेंट। ये समझ आ गया कि फ्री कंसेंट होनी जरूरी है, मतलब कि यहाँ पे मेरे पास कोई दबाव नहीं होना चाहिए किसी चीज का। फ्री कंसेंट में हम एक और चीज देख सकते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं इसी का। ये तो थ्रेटन का हो गया फ्री कंसेंट में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, मान लो दो दोस्त है, एक जुन्नू और एक सीनू। अगर थोड़े किसी को मूवी देखना पसंद है साउथ इंडियन, तो तकदीर फिल्म में थे ये अविनाश और एक और हीरोइन थी, तो उनका नाम था जुन्नू और सीनू, बचपन का दोस्ती। और किसी को ये सॉन्ग भी याद आ रहा होगा, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। चलो छोड़ो। तो दो दोस्त है बचपन के, इनकी दोस्ती बहुत गहरी है। अब पहले क्या था, पहले तो बंदूक की नोक पे आप पे साइन कराया गया था, अब क्या हुआ, नहीं अब तो दोस्ती दोस्ती यारी के चलते साइन करना है। तो क्या हुआ, इनकी बचपन की दोस्ती थी। अब जुन्नू को पैसों की जरूरत थी, तो उसके पास एक प्रॉपर्टी भी थी, एक लैंड था। अब क्या किया जुन्नू ने, लैंड को ऑफर निकाल दिया सेल करने का। अब उसने बोला सीनू देखना, मेरे को ना पैसों की जरूरत है थोड़ी सी, मेरे पास लैंड पड़ा है, तू मेरे से लैंड खरीद ले और मुझे पैसे दे दे। ठीक है, अब सीनू बोल रहा है भाई बचपन की यारी दोस्ती है, मना भी नहीं कर सकता, पैसे तो है ही मेरे पास, ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, यानी कि
आपको प्रेशराइज नहीं किया गया है, बट आपकी सिचुएशन ऐसी है, फ्रेंडशिप के चलते आपको हाँ बोलना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस। कभी कभी होता है ना फ्रेंड सर्कल में कि भाई बहुत पुराने दोस्त है, ठीक है ना, मना नहीं करते, कर देते हैं काम को, वो वाली चीज अनड्यू इन्फ्लुएंस। मतलब आपकी फ्रेंडशिप से इन्फ्लुएंस होके आपने ये डिसीजन लिया है। ठीक है, देन उसके बाद है, देन उसके बाद देन उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। ये मैं फ्री कंसेंट के बारे में ही समझा रही हूँ तुम्हें, फ्री कंसेंट क्या होती है। तो यहाँ पे तुम्हारी फ्री कंसेंट नहीं थी, यहाँ पे आपको बंदूक की नोक पे दिखाया जा रहा था, और यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस के चलते आपने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और पैसे अपनी फ्रेंड को दे दिए जुन्नू को, और प्रॉपर्टी ले ली। यहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं हुई। देन उसके बाद अपने पास है, अब दोबारा से अपने पास दो पार्टी आ जाती है। अब कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी तो होती ही है, तो एक पार्टी ये है, इसका नामकरण हमने किया नहीं, इसका नामकरण चलो कोई नहीं, ऐसे बोल देती हूँ, ये मिस्टर एस है और ये मिस्टर वाई है, मिसिज वाई है, ठीक है, बाल बनाए हुए हैं। तो ये मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर वाई है। तो क्या हुआ कि मिस्टर एक्स ने अपनी जो कार है वो सेल के लिए निकाली हुई थी 50,000 में, नहीं 5 लाख लिखा है, 5 लाख में निकाली हुई थी सेल के लिए। तो अब जो मिस्टर ए है वो बैक एंड पे सोच रहा है, 5 लाख में तो बेच रहा हूँ, लेकिन मुझे तो पता है ये 2 महीने में खराब हो जाएगी, इंजन ही इसका बेकार है, क्या करना है, तो अभी तो बेच रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं रखता इसको। तो ये बैक एंड में सोच रहा है ऐसा। तो मिस्टर एक्स ने क्या किया, मिस वाई को कार बेचने का ऑफर दिया। अब उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, बट यहाँ पे क्या हुआ, उसने फ्रॉड किया। फ्रॉड इन द सेंस कि उसे पता है कि डैमेज है, बट सामने वाले इंसान को बताया ही नहीं कि इस कार में डैमेज है, इसलिए मैं बेच रहा हूँ, नहीं तो बेचता ही नहीं। तो ये क्या हो गया, फ्रॉड। ठीक है, तो यहाँ पे भी फ्री कंसेंट नहीं है। आगे जाके बाद में पता चलता है कि डैमेज कार थी, वो ठुक ठाक गई कहीं, तो वो केस कर सकती है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं था, डैमेज था, वो इंस्पेक्शन भी होगी कार की कि वो इंजन पहले से डैमेज था या इसके चलाने के बाद डैमेज हुआ है मिस वाई के। ठीक है, तो ये भी क्या है, फ्री कंसेंट यहाँ पे नहीं मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपने फ्रॉड के तहत कार को बेचा है। ठीक है, देन उसके बाद है एक बिजनेसमैन मिस्टर एन और एक कोई कस्टमर मिस ए। ठीक है, ये दो पार्टी है अपने पास। अब क्या हुआ, जो बिजनेसमैन है उसको अपनी इन्वेंट्री, अपना माल तो बेचना ही है। अब उसने अपना माल रखा था इन्वेंट्री फॉर सेल 80,000 की। ठीक है, और मिस ए ने भी क्या कर लिया, अग्री कर लिया माल को खरीदने की, ओके लेट्स हैव अ डील, कि मुझे पसंद आ गई इन्वेंट्री। ठीक है, तो मिस ए ने क्या किया, माल को खरीदने का प्रॉमिस कर लिया। बट यहाँ पे क्या हुआ, जो मिस्टर एन था उसने डील तो कर ली, उसको बाद में जाके पता चलता है कि जिस माल के लिए उसने डील की है वो तो जल के राख हो चुका है। जब वो डील कर रहा था, डील करते हुए मिस्टर एन को नहीं पता था कि वो माल जल चुका है जिस माल को बेचने की तैयारी वो कर रहा था। ठीक है, तो बाय मिस्टेक ऐसा हुआ है, उसे नहीं पता था। तो यहाँ पे जब आपके पास माल ही नहीं है, बेचोगे क्या, पैसे क्या लोगे। ठीक है, तो ये क्या हो गई, यहाँ पे जो मिस्टर एन है उसका धोखाधड़ी का कोई इरादा नहीं था, उसको भी नहीं पता था कि इन्वेंट्री जल गई है। बिना नोन होते हुए इंसिडेंट उसने डील कर ली। बट बाद में जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने जाएगी, उसको पता ही चल जाएगा कि स्टॉक तो है ही नहीं गोडाउन में, फायर लग गई, आग लग गई उसमें। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो ये क्या है, फ्री कंसेंट के एग्जाम्पल थे, कि इन इन एग्जाम्पल को छोड़ के बाकी सब में क्या होगी, फ्री कंसेंट। मतलब बंदूक की नोक पे आपने कंसेंट नहीं दी, या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस फ्रेंडशिप के चलते नहीं दी, या फिर फ्रॉड का केस था, या फिर बाय मिस्टेक कुछ चीजें थी जो मुझे खुद नहीं पता था कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करते हुए, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्री कंसेंट नहीं मानेंगे उस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक तुम्हें फ्री कंसेंट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का भी समझ आ गया होगा। यहाँ पे मतलब वेरियस मीनिंग नहीं निकलने चाहिए, रिजिडिटी होनी चाहिए, एक मीनिंग होना चाहिए किसी भी क्लोज का, वो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस थी। फ्री कंसेंट यानी बंदूक के नोक पे नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, और बाय मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। मिस इन्फॉर्मेशन मतलब कि आपको जानकारी नहीं थी।
ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अपने पास कंपोनेंट है या एलिमेंट है कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की कैपेसिटी, राइट। तो अब इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या था, दो बच्चे थे, बड़े अमीर घर के बच्चे थे वो, लेकिन थे छोटे, ठीक है, 18 साल भी नहीं हुई थी उनको। तो एक मिस्टर ईविल आता है कोई, ये हमारे पास हो गए दो बच्चे, बड़े रिच क्लास फैमिली से थे, इनके पास विला था। तो अब यहाँ पे कौन आता है, मिस्टर ईविल आता है। अब इसको पता है भाई बच्चे हैं, कुछ तो कुछ लालच दूंगा, पैसे तो जरूरत नहीं है, ऐसी लालच दे देता हूँ और इसे कॉन्ट्रैक्ट करा लेता हूँ साइन के विला को खरीदने का, ठीक है। तो ये जाता है दोनों बच्चों के पास, बोलता है बेटा टॉफी चॉकलेट कुछ चाहिए। वो बोलते हैं हाँ हाँ चाहिए चाहिए चाहिए। तो वो बोलता है नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं मिलेगा, तुम्हें पहले कैंडी एंड चॉकलेट्स लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, बस एक कागज पे साइन करना, कुछ नहीं है, अंगूठा ही लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इंक बॉक्स अपने साथ लेके आया हूँ, ठीक है। तो वो इतने प्यार से बोल रहा था और बच्चे चॉकलेट एंड टॉफी की तरफ देख रहे थे। उन्हें लग रहा था भाई कितनी बढ़िया बढ़िया टॉफी, इतनी महंगी महंगी टॉफी हमने तो आज तक देखी ही नहीं। तो इन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉपर्टी इस मिस्टर ईविल के नाम हो गई और ये बच्चे अपने पेरेंट्स को रोड पे लेके आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलना क्या चाहती हूँ कि आप में कैपेसिटी होनी चाहिए, कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप काबिल होने चाहिए कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर पाओ। आप अंडर 18 हो तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि आपकी वो एज ही नहीं हुई जिसमें आपको समझ हो, आप मैच्योर हो, आप मैच्योर ही नहीं हो, आप डिसीजन ले ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पे बोला है कि यू शुड नॉट बी अंडर 18, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कैपेसिटी टू एंटर, आप 18 या 18 साल से ऊपर होने चाहिए, मतलब कि नॉट अ माइनर, ठीक है। पार्टनरशिप में भी पढ़ा था ना हमने, माइनर का मतलब कि माइनर कैन बी अ पार्टनर, बट उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, उसका गार्जियन होगा, अगर किसी को याद है तो, ठीक। देन उसके बाद हम अभी किस पे, कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट उसी में है। देन हम पढ़ने वाले, अब एक इंसान है वो असाइलम से भागा हुआ है, अम, हाँ, असाइलम से भागा हुआ है, पागल खाने से भागा हुआ है। अब वो तो कुछ भी कर सकता है, उसमें तो बिल्कुल ही अनसाउंड माइंड है, उसमें डिसीजन लेने की कैपेसिटी ही नहीं है, वो तो कुछ भी कर सकता है, लोगों की जान भी ले सकता है, अपनी भी दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड बॉक्स जो मैंने बनाया उस पे लिख सकते हैं अनसाउंड माइंड। ये भी कौन है, ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। एक भला बुरा अच्छा रैशनल पर्सन जो डिसीजन लेने की अथॉरिटी एंड पावर एंड दिमाग रखता है, वो क्या लेगा, डिसीजन लेने वाला है, अनसाउंड माइंड, ठीक है। देन उसके बाद अपने पास है, मान लो मैं एक सीरियल किलर हूँ, सीरियल किलर, हाँ ठीक है, सीरियल किलर हूँ मैं, मैंने बहुत सारे लोगों का मर्डर कर रखा है और जिसकी वजह से मैं जेल से छूट के आई थी, नहीं बल्कि जेल में गई हूँ। तो उस टाइम पीरियड में मैं कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं कर सकती, मैं इनवैलिडेट हो गई, यानी कन्विक्टेड बाय लॉ, यानी कोर्ट की वजह से मुझे बिहाइंड द बार्स गई हूँ मैं, ठीक है। या फिर कोई जो पर्सन है वो क्या हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब मैंने तुम्हें पहले भी समझा रखा है, बैंक के बारे में समझाया था, बैंक, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडिटी, कंपनी के केस में समझाया था ना, वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। तो इंसॉल्वेंट पर्सन का मतलब होता है दिवालिया होना, कंगाल होना, तुम्हारी लैंग्वेज में कंगाल होना, खोपल पट्टी, ठीक है। तो कोर्ट ने उसको क्या कर रखा है, कंगाल डिक्लेयर किया हुआ है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करा हुआ है। तो इस केस में भी जो पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, अनेबल हो जाएगा, UNABLE वाला, अनेबल हो जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन ना कर पाए। तो कैपेसिटी टू एंटर अ कॉन्ट्रैक्ट में माइनर चाइल्ड नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट पर्सन नहीं होना चाहिए, कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए, यहाँ लिख लो कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, लॉ ने उसको आरोपी नहीं ठहराया हो, ठीक है, कन्विक्टेड बाय लॉ, कोई सजा ना हुई हो उसको, वो बिहाइंड द बार्स ना हो, और अनसाउंड माइंड, ठीक है। तो ये अपने पास हो गए कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट।
देन उसके बाद है लॉफुल कंसीडरेशन फॉर लॉफुल ऑब्जेक्ट। मतलब इसमें तुम ले सकते हो कि मुझे मान लो अपने शॉपिंग मॉल को चलाने के लिए कस्टमर चाहिए थे, ठीक है। अब मेरे शॉपिंग मॉल में कस्टमर आ ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, या तो हो सकता है मेरा सामान ही महंगा है, बट मेरे को महंगा ही बेचना है, बस सस्ता सामान नहीं रखना है अपने मॉल में। तो क्या हुआ, जो मॉल का ओनर था उसने क्या किया, उसके मॉल में भीड़ दिखनी चाहिए, उसको ये था कि भाई पहले तो भीड़ आ जाए, भीड़ आ गई ना तो और कस्टमर तो अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो उसने गुंडों को भेज दिया लोगों के घरों में, बोले चल चल जल्दी इधर बाहर मॉल में चल, इधर कुछ नहीं खरीदना, कोई बात नहीं, चलो टाइम पास करना है, जाओ। तो गुंडे उनके पीछे पीछे बोल रहे हैं चलो इधर इधर रास्ते पे, इधर इधर इधर, ऐसे करके के वो ले गए ऑब्जेक्ट। लॉफुल कंसीडरेशन नहीं था यहाँ पे, आपने गुंडों को बुला लिया, अब लॉफुल ऑब्जेक्ट भी नहीं है। मान लो ऐसा हम लॉफुल कंसीडरेशन में एक एग्जांपल ले सकते हैं कि मैंने मान लो किसी का किडनैप कर लिया, अब मैं फिरौती मांग रही हूँ, मुझे पैसे चाहिए, तो ये क्या है, लॉफुल कंसीडरेशन नहीं है, मैंने कानून को तोड़ के पैसा मांगने की जिद की है, ठीक है। तो मैंने किडनैप किया है इन लिeu ऑफ मेकिंग मनी, तो ये क्या हो गया, अनलॉफुल कंसीडरेशन है। और मेरी कंसीडरेशन कैसी होनी चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, मुझे मेरा कुछ ऐसा पर्पस नहीं होना चाहिए, इलीगल पर्पस नहीं होना चाहिए जिससे मैं पैसे कमाऊं, इलीगल पर्पस के तहत तो मैंने पैसे नहीं कमाने हैं। तो ये क्या है, एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब यही जो क्लोजेज है इस यही प्रेजेंट होने चाहिए किसमें, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। तो ये क्या है अपना, द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव एसेंशियल एलिमेंट्स। एसेंशियल एलिमेंट में हमने पहला ऑफर एंड एक्सेप्टेंस देख लिया, फिर फ्री कंसेंट देख लिया, देन कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट देख लिया, देन उसके बाद लॉफुल कंसीडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पे अपना एक पॉइंट खत्म होता है, कौन सा, एलिमेंट ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। और अब मैं तुम्हें इतने सही से इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन क्यों दी पाई, लेट मी से थैंक टू आईसीएआई। तो मतलब मैं सीए हूँ, मैंने सीए फाउंडेशन में पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा हुआ है, जिसमें कि ये एलिमेंट हमें बहुत ज़्यादा गहराई से पढ़ाए जाते हैं, बट क्योंकि तुम क्लास 11th में हो, मुझे तुम्हें एक बेसिक आइडिया देना था, तो मैंने तुम्हें इस एग्जाम्पल से दे दिया। अब हो सकता है किसी को मुझ पे विश्वास ना हो कि मैंने पढ़ा हुआ है, तो लेट मी गो टू माय ब्राउज़र एंड तुम्हें दिखाती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने पहले से पढ़ा हुआ था, एंड उसी की समराइजेशन मैं तुम्हारे सामने लेके आई हूँ। अब मेरे जो ये राइट अप है वो बहुत कंसाइज होता है, क्यों, क्योंकि तुम्हें एग्जाम में लिखना है, एग्जाम में तुम्हें पैराग्राफ नहीं लिख के आने, एस्से नहीं लिख के आना क्वेश्चन का, तुम्हें टू द पॉइंट आंसर देना है, तो इतना सफिशिएंट है। बट ये तुम कैसे याद रखोगे जब तुम्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, तो इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए ये नोट्स बना के लाती हूँ कि जैसे जैसे तुम सुनोगे समझोगे चीज़ों को वैसे याद रख पाओगे, सीधा तुम रटोगे तो कितना रट पाओगे, नहीं रट सकते भाई, 500 पेजेस है तुम्हारी बुक में, 2 पार्ट है बुक के तुम्हारे, तो कैसे रटोगे इंग्लिश को इतना ज़्यादा, नहीं रट सकते, तो पहले तुम्हें समझना ही पड़ेगा। तो हम बात कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, राइट। तो देखो तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे मैं टाइप करती हूँ आईसीएआई सीए फाउंडेशन लॉ स्टडी मटेरियल, ठीक है। तो पेपर टू बिजनेस लॉ, बिजनेस लॉ में हमें पढ़ाया जाता है। अब देखो यहाँ पे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दिख रहा है, दिख रहा है ठीक से, ये अपने पास है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब मे भी ऐसा हो सकता है कि तुम्हें ये लग रहा हो कि ऐसा कुछ है भी, चलो देख लेते हैं इसमें, अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट में होगा या फिर उससे ऊपर पाएगा मे बी। देखो इसी में मिल गया, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मेजर होना चाहिए, अंडर 18 नहीं, साउंड माइंड होना चाहिए, अनसाउंड नहीं, नॉट डिस्क्वालिफाइड यानी कन्विक्टेड बाय कोर्ट, फिर फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट में कोअर्जन नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस मैंने समझाया, कोअर्जन को मैंने तुम्हें बेसिक भाषा में थ्रेटन बताया, धमकी, ठीक है, तुम कोअर्जन याद नहीं रख पाओगे। फिर फ्रॉड के बारे में बताया, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक अभी के लिए तुम एक ही समझ लो, वो तुम्हें बताया, ठीक है। फिर लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट एंड नोट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, ये तुम्हारे में नहीं दे रखा, तो इसलिए मैंने 11th के हिसाब से ये बताया भी नहीं है। इसमें देखो कितना तुम्हें कंटेंट मिलेगा, देखो सिर्फ और सिर्फ ये 37 पेज का कंटेंट है,
सिर्फ और सिर्फ किस पे, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पे। देखो, अदर एसेंशियल एलिमेंट 37 पेज का, और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सिर्फ एक पार्ट है। यहाँ पे दिख रहा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कितनी सारी एजेंसी, बेलमेंट, ये सब दिया हुआ है। तो यहाँ से मैंने तुम्हें सिर्फ समरी में कंटेंट समझाने की कोशिश की, कुछ भी मैंने इतना एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया, जितना तुम्हें समझाने की जरूरत थी उतना तुम्हें समझाया है। ठीक है, देन उसके बाद हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं एलिमेंट पे। पहले हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड एलिमेंट। ठीक है, सारे वैलिड एलिमेंट होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के टू बी अ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद अपने पास है, अब तुम्हारे पास ऐसे एलिमेंट आएंगे, समझने वाला काम हो चुका है। अब तो दो एलिमेंट ऐसे जो मैं एक तो तुम्हें पहले समझा चुकी हूँ, दूसरा भी समझा चुकी हूँ, तुम्हें बस प्लेन रीडिंग लगानी है। तो द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ। क्या है ये एटमोस्ट गुड फेथ? यानी कि मुझे सारे मटेरियल फैक्ट बताने हैं, मुझे ईमानदार रहना है, मुझे सारी बातें सच सच बतानी है। किसको? इंश्योरेंस कंपनी को। और इंश्योरेंस कंपनी को भी मुझे सारी बातें पॉलिसी से रिलेटेड, क्लोजेस से रिलेटेड क्या बताने हैं? सच बतानी है। ये सारा मैं तुम्हें डिटेल में समझा चुकी हूँ पहले कुछ लेक्चर्स में, जहाँ पे इंश्योरेंस का मैंने प्रिंसिपल समझाए थे। एटमोस्ट गुड फेथ मैं तुम्हें लेके चलती हूँ वापस से, जहाँ पे समझाया था मैंने। सब्रोगेशन, प्रोक्सीमेट कोर्स, इंडैमनिटी, इंडैमनिटी के बाद इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब ये देखो, ये ना एटमोस्ट गुड फेथ, यहाँ पे मैंने सारी बातें बताई थी कि डिस्क्लोज फैक्ट वॉलंटरी, वॉलंटरी करना है, मटेरियल डिस्क्लोजर होना चाहिए, 2 ईयर सर्जरी हुई थी। अब जिसने पढ़ा होगा उसको याद आ जाएगा, वो भी तब जब रिवाइज करके बैठे होगे तो। ठीक है, तो बस यहाँ पे प्लेन रीडिंग लगाना, एग्जाम्पल मैं दे ही चुकी हूँ तुम्हें। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ। द अश्योर्ड, अश्योर्ड कौन? मैं, जिसने पॉलिसी ली है, शुड बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल इन गिविंग इंफॉर्मेशन टू द इंश्योरेंस कंपनी। ही मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट। मटेरियल फैक्ट मतलब ऐसी कुछ चीजें जो कि अगर मैं कंपनी को बताती तो वो मेरे को इंश्योरेंस नहीं देती या फिर प्रीमियम हाई चार्ज करती। ठीक है, अबाउट हिज हेल्थ टू द इंश्योरर। यानी कि मान लो 2 साल पहले मेरी हार्ट सर्जरी हुई थी, उसके बारे में मैंने कंपनी को बताया ही नहीं, तो कंपनी मेरे को शायद इंश्योरेंस देती ही नहीं, या फिर बहुत ज्यादा हाई प्रीमियम चार्ज करती मुझसे। ठीक है, वही वाले एग्जाम्पल रिपीट चल रहे हैं जो मैंने तुम्हें प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में पढ़ाए थे। इट इज हिज ड्यूटी टू डिस्क्लोज एक्यूरेटली ऑल मटीरियल फैक्ट्स नॉन टू हिम इवन इफ इंश्योरर डजंट आस्क हिम। कंपनी ने मुझसे पूछा हो या ना पूछा हो, बट मेरी ड्यूटी है, आई एम ड्यूटी बाउंड, कि मुझे सारे ही के सारे मटेरियल फैक्ट्स कंपनी को बताने हैं वाइल टेकिंग लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये एटमोस्ट गुड फेथ के बारे में बताया। देन उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमनिटी। जो ये लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमनिटी नहीं है। ये इंश्योरेंस का इंट्रोडक्शन, लाइफ इंश्योरेंस का इंट्रोडक्शन देते हुए मैंने 3-4 बार तुम्हें रिपीट किया है, तो आई थिंक अब शायद मुझे यहाँ पे दोबारा से उस चीज को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। कैन वी गो विद प्लेन रीडिंग? ओके, राइट। तो द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग कांट बी कंपनसेटेड। कंपनसेट तो उसको हम कर नहीं सकते, यमराज से जाके प्राण वापस तो नहीं मांग सकते। एंड ओनली अ स्पेसिफिक सम ऑफ मनी इज पेड। दैट इज वाई अमाउंट पेबल इन लाइफ इंश्योरेंस ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट इज फिक्स्ड इन एडवांस। वो पहले से ही एडवांस में फिक्स होती है कि ठीक है हम इतना अमाउंट दे देंगे आपके डेथ पे। द सम ऑफ मनी पेबल इज फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हुए ही हमें पता होता है कि हम इतना अमाउंट देने वाले हैं ऑन योर डेथ। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस देयरफॉर इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमनिटी। हम यहाँ पे आपको पैसे दे सकते हैं लेकिन वापस से आपकी आत्मा आपके शरीर में नहीं लेके आ सकते। तो ये क्या है? नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें समझ आ गया होगा इसमें। एक तो असेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट होने चाहिए, एलिमेंट मैंने समझा दिए। देन उसके बाद अटमोस्ट गुड फेथ के बारे में तुम्हें बता दिया, एंड देन इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमनिटी, ये तुम्हें बता दिया। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी कवरिंग अबाउट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब इंश्योरेंस पॉलिसी किस किस तरीके की होती है, पहले हम पढ़े थे इंश्योरेंस का इंट्रोडक्शन, फिर इंश्योरेंस में हमने कुछ प्रिंसिपल पढ़े, फिर इंश्योरेंस में हम क्या देख रहे हैं, बेसिक फीचर्स हमने कुछ देखे थे। अब हम क्या देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस देख रहे हैं। और उस टाइप में भी हम कहाँ पे आ चुके हैं, लाइफ इंश्योरेंस में आ चुके हैं। लाइफ इंश्योरेंस में भी हमने क्या किया, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा, इंट्रोडक्शन के बाद अब हमने एलिमेंट पढ़े लाइफ इंश्योरेंस के अंदर। अब एलिमेंट के बाद हम लाइफ इंश्योरेंस के अंदर ही पॉलिसी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में। ये भी बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, बहुत इजी इजी है। और कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो मेरी लैंग्वेज से, वर्बल एक्सप्लेनेशन एंड पिक्टोरियल चार्ट से तुम्हें समझ आ जाएगी।
देखो, मैंने तुम्हारे लिए एडवांस में ये चीज़ें बना के रखी हुई है। ये एग्ज़ाम्पल तुम्हें गूगल पे नहीं मिलेगी, ये मैंने अपने दिमाग से बनाया है, ठीक है? तुम्हें कहीं नहीं मिल सकते, बेट लगा लो। तो यहाँ पे मैंने ये सारे एग्ज़ाम्पल लिए हुए हैं, ये हम नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं, ठीक है? हैव अ गुड डे।